नमस्कार बच्चों, आज हम इस क्लास में जिस टॉपिक को देखने जा रहे हैं वो आपका टॉपिक है तरप और तमप प्रत्यय पर आधारित अनुवाद कैसे करना चाहिए। तो जैसा कि पिछला वीडियो आपने मेरा देखा होगा, जो अनुवाद का भी हमारा जो सीरीज चल रहा है, पाठ चल रहा है, तो उसमें हम लोगों ने क्षत्रिय शानस प्रत्यय पर आधारित अनुवाद को देखा था। अब इस टॉपिक में जो देखेंगे इसमें वास्तव में तरप और तमप प्रत्यय पर आधारित देखेंगे, लेकिन इससे पहले हम ये जान लें कि तरप और तमप प्रत्यय किस अर्थ में होता है। वास्तव में इस प्रत्यय की चर्चा हम लोगों ने पहले नहीं किया है, इसलिए इस प्रत्यय के विषय में थोड़ा जानकारी लेना भी आवश्यक है, तभी हम इस अनुवाद को हम लोग आगे की ओर बनाएंगे। जैसा कि आपको पता होगा, आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा डिग्री, एक ग्रामर का एक टॉपिक है डिग्री, जिसमें कि आपका पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव है, सुपरलेटिव है। तो इन तीनों में आप दो, जैसे कि एक कंपैरेटिव डिग्री हो गया और एक सुपरलेटिव डिग्री हो गया, तो इन दोनों डिग्रियों में आप देखेंगे कि जो कंपैरेटिव डिग्री है वो जब भी हम किसी दो के बीच में तुलना करते हैं तो उसके लिए हम लोग कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और जबकि दो से जब अधिक के बीच में किसी एक को श्रेष्ठ बताना हो तो उसके लिए हम लोग सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। मतलब यदि हमें दो में से किसी एक को श्रेष्ठ बताना हो, तो जैसे कहें राम इज बेटर देन श्याम, राम जो है श्याम से अच्छा है, तो यहाँ पर राम की जो श्रेष्ठता है वो श्याम से अधिक बताई जा रही है। इसी प्रकार से राम इज द बेस्ट बॉय इन हिज क्लास, राम जो है अपने क्लास में सबसे बेस्ट बॉय है। तो यहाँ अनेक बच्चों में से राम को श्रेष्ठ बताया जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि जब अनेक में से जब किसी एक के लिए हम श्रेष्ठता बताना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। ठीक वही बात यहाँ भी है। हम तरप प्रत्यय का जो प्रयोग करते हैं संस्कृत में, वो किसके लिए करते हैं? जब दो में से किसी एक को श्रेष्ठ बताना हो। जब आपके पास दो सब्जेक्ट हो और उन दो सब्जेक्ट में से दो आपका जो कर्ता है, उस दो कर्ता में से जब किसी एक कर्ता को श्रेष्ठ बताना हो तो उसके लिए हम लोगों को जो भी उसके लिए जो विशेषण यूज हुआ है उस विशेषण के साथ हम लोग तरप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। इस बात की जानकारी होनी आवश्यक है कि ये दोनों ही प्रत्यय सामान्यतः आपको विशेषण के साथ लग करके विशेषण ही बनाते हैं। इन प्रत्ययों से लगने वाले शब्द विशेषण बनते हैं और अपने विशेष्य के अनुसार उसका रूप होता है। इस बात की चर्चा हम लोगों ने काफ़ी पहले किया है कि कोई भी विशेषण जब पद बनता है किसी भी प्रत्यय की सहायता से, तो सारा कुछ उसका डिपेंड करता है उसके विशेष्य पर कि उसका विशेष्य कैसा है। तो ये बातें हैं। और तमप प्रत्यय हो गया कि जब हम अनेक में से किसी एक को श्रेष्ठ बताना हो। कहने का तात्पर्य यह है कि इंग्लिश में जहां आप सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं वहां पर हम तमप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं संस्कृत में, और जहां पर इंग्लिश में आप कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं उसके लिए संस्कृत में हम लोग तरप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो अनेक में से एक को श्रेष्ठ बताने के लिए हम जो है तमप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। जैसे राम छात्रों में सबसे श्रेष्ठ है या निपुण है, तो यहाँ जो निपुण शब्द है, श्रेष्ठ शब्द है, ऊंचा शब्द है, ये सभी के सभी जो विशेषण पद आते हैं, ये इन सभी विशेषण पदों के साथ ही ये प्रत्यय लगते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को हम लोग जब यहाँ अनुवाद हम देखेंगे, मैंने अनुवाद पहले से समय को थोड़ा बचत के लिए मैंने पहले से लिख रखा है, तो इस पर जब देखेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा और ज़्यादा स्पष्ट होगा। थोड़ा सा इसमें हम और एक चीज़ बताना चाहेंगे कि तरप प्रत्यय में जो आप देख रहे हैं कि तरप, वास्तव में तरप और तमप, तरप में तर बचता है और तमप में तम बचता है, ठीक है। इसका पौ हट जाता है और इसका भी पौ हट जाता है, तो इसमें तर और इसमें तम, ठीक है ना। शेष यही बच जाता है, पौ का लोप हो जाता है, तरप के पौ का लोप और तमप के पौ का लोप, दोनों का लोप होने के बाद तम और तर बचता है। इसका रूप पुल्लिंग में यदि देखें तो बालक की तरह चलेगा। जैसे कोई भी पद बनेगा तो इसका पुल्लिंग में, सपोज कीजिए कोई एक हम रूप ले लेते हैं, जैसे कि पवित्र ले लेते हैं, तो पवित्र से यदि हम तरप प्रत्यय लगाते हैं
ठीक है। तो रूप इसका बनेगा क्या क्या, पवित्र तरह। ये बना आपको पुल्लिंग में, सिर्फ मैं प्रथमा व्यक्ति के एक वचन का रूप लिख रहा हूं। ये पहला बना आपको पुल्लिंग में, दूसरा बना पवित्र तरा। पवित्र तरा जो है आपका ये स्त्रीलिंग में बना, स्त्रीलिंग में बन गया आपको पवित्र तरा। और तीसरा जो रूप बनता है वो नपुंसक लिंग में बनेगा, वो बनेगा पवित्र, ये रूप चलेगा फल की तरह, ये हो गया आपको नपुंसक लिंग में। ठीक है, पवित्र तरह रूप चला पुल्लिंग में, बालक की तरह चलेगा, बालकः बालको बालकः, तो पवित्र तरह, पवित्र तरो, पवित्र तरह। तो पुल्लिंग में ऐसे चलाएंगे, स्त्रीलिंग में आपको पवित्र तरह हो गया, लता की तरह, और नपुंसक लिंग में पवित्र तमम। ठीक है, पवित्र तमम नपुंसक लिंग में हो जाएगा, जिसका रूप की फल की तरह होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि इसी तरह से ये जो विशेषण बना, चूंकि तरफ प्रत्यय लगने के बाद देखिए तरफ में प का लोप हो गया, तो पवित्र के साथ तर लग गया, तो पवित्र तर रूप बन गया। पुल्लिंग में पवित्र तर हो गया, जिसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अब जो है इसी विशेषण का प्रयोग हम लोग इन वाक्यों में देखेंगे। ठीक है, इन वाक्यों में देखेंगे तो और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से तम प्रत्यय का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इसी के साथ यदि आप तम प्रत्यय लगा देंगे तो पवित्र तमः, है ना, पवित्र से के साथ यदि आप तमप लगाते हैं तो यहाँ भी तमप में प का लोप हो जाता है और रूप बनता है पवित्र तमः, पवित्र तमः। पुल्लिंग में आपको पवित्र तमः बना, स्त्रीलिंग में पवित्र तमा बनेगा, है ना, पवित्र तमा बन जाएगा स्त्रीलिंग में, और नपुंसक लिंग में बन जाएगा पवित्र तमम, पवित्र तमम। ये रूप बन जाएगा आपको नपुंसक लिंग में। ठीक है, ये रूप आपको हो गया स्त्रीलिंग में और ये हो गया पुल्लिंग में। तो ये जो आप रूप देख रहे हैं, तो ये पवित्र से तमप लगने के बाद पवित्र तमः, पवित्र तमा, पवित्र तमम। तमप प्रत्यय में तम बचा, इसमें तर बचा, दो के बीच जब तुलना करेंगे, सामान्यतः अगर इसको दूसरी भाषा में कहें तो जब भी हम वाक्य में तुलनात्मक प्रयोग करते हैं, ऐसा अनुवाद जो तुलना के अर्थ में हम बनाते हैं, जब हम वाक्यों में जब एक दूसरे से तुलना करते हैं तो उसके लिए हम लोग इसी तरप और तमप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। बहुत सारे विद्यालयों में देखिएगा कि सिलेबस में अलग से तरप और तमप प्रत्यय पढ़ने के लिए सिलेबस में दिया है, जैसे डीएवी विद्यालय हो गया या आपका डीपीएस हो गया। इन सभी क्लास में देखिए, जूनियर क्लास में जैसे 6, 7, 8 इन सभी वर्गों में बच्चों को जो है तरप और तमप प्रत्यय पढ़ना होता है। चूँकि हम लोग उस समय थे तो हम लोग पढ़ाए हुए हैं तो हमें पता है, इसलिए इस बात की जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। लेकिन इसका प्रयोग जानना बहुत ज़रूरी है कि वाक्य में जब अनुवाद बनाते हैं तो अनुवाद में इस प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है और कैसे करना चाहिए। ठीक है ना, तो चलिए अब हम इसके अनुवाद को एक एक करके बनाते चलेंगे तो और ज़्यादा जो है स्पष्ट हो जाएगा, हम समझ सकते हैं। पहला है, युधिष्ठिर भाइयों में श्रेष्ठ थे या ज्येष्ठ थे। तो यदि युधिष्ठिर, अब देखिए युधिष्ठिर का संस्कृत यदि करेंगे तो हो जाएगा युधिष्ठिर। ठीक है, इसको अलग कलर से ले लेते हैं, युधिष्ठिर, युधिष्ठिर। अब भाइयों में, अब यहां पर देखिए कि एक भाई की तुलना नहीं हो रही है, जितने सारे भाई हैं 5 पांडवों में जो युधिष्ठिर थे, कहता है अपने भाइयों में, मतलब 5 भाइयों में ये क्या थे, युधिष्ठिर श्रेष्ठ थे अथवा ज्येष्ठ थे, बड़े थे। बस, तो हम लोग युधिष्ठिर भाइयों में से, तब यहाँ पर भाइयों में अब ये देखना है कि यहाँ जो तुलना की जा रही है वो अनेक में से एक की श्रेष्ठता बताई जा रही है। तो जब अनेक में से जब किसी एक को जब ज्येष्ठ बताया जाए, श्रेष्ठ बताया जाए, तो उसके लिए हम लोग कौन सा प्रत्यय यूज करेंगे, तमप प्रत्यय लगाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग तमप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। तो भाइयों में तो भ्रातृषु, भ्राता शब्द है तो हो जाएगा भ्रातृषु, भाइयों में। चूंकि सप्तमी का प्रयोग है, में का चिन्ह लगा है तो इसमें सप्तमी विभक्ति लगा देंगे। भाई के लिए भ्रातृ शब्द हो गया, भ्राता, भ्राता, भ्रात्र, इसका रूप चलता है। सप्तमी के बहुवचन हो गया भ्रातृषु, भाइयों में ज्येष्ठ थे। ठीक है,
ज्येष्ठ का हो जाएगा ज्येष्ठ, ज्येष्ठ का हो गया। यहां पर हमें जो है रुकना होगा। ऐसे तो हमें ज्येष्ठ दे देना चाहिए था, लेकिन यहां पर तुलना किया गया है। यहां पर युधिष्ठिर को अनेक भाइयों में ज्येष्ठ बताया गया है, तो जब अनेक में से किसी एक को बताया जाए तो उसके लिए हम लोग कौन सा प्रत्यय लगाएंगे? तमप। तो यहीं पर क्या हो जाएगा? ज्येष्ठ से तमप लगा देंगे। कहने का मतलब इस बात को, प्रत्यय को जोड़ने का काम हमको आपको मन ही मन करना है। तो ज्येष्ठ के साथ तमप जोड़ देंगे तो हो जाएगा ज्येष्ठ तमह, है ना? जोड़कर ही लिखते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। ज्येष्ठ तमह, ज्येष्ठ तमह आसित, ज्येष्ठ तमह आसित। युधिष्ठिरा भ्रातृषु, युधिष्ठिर जो है भाइयों में ज्येष्ठतम थे, मतलब सबसे ज्येष्ठ थे। ठीक है, तो इसलिए यहां पर तम प्रत्यय का हमने ज्येष्ठ जो इसका विशेषण है वो उसके साथ हमने तम प्रत्यय का प्रयोग किया और इस प्रकार से रूप बन गया ज्येष्ठतम। दूसरा, नेक्स्ट सेकंड देखें तो गंगा नदियों में सबसे पवित्र है। जितनी सारी नदियां हैं, अनेक नदियों में से गंगा की श्रेष्ठता साबित की जा रही है, बताई जा रही है। तो यहाँ पर जो पवित्र, इसके लिए विशेषण है किसके लिए? गंगा के लिए। गंगा कैसी है? पवित्र है। कैसे, किसमें पवित्र है? तो कहता है कि नदियों में, जितनी सारी गंगा, जमुना, सरस्वती, सतलुज, जितनी सारी नदियां हैं उन सभी नदियों में गंगा जो है वो श्रेष्ठ है। अब यहां भी बनाएंगे तो उसी तरह से ले लेंगे। तो गंगा का हो गया गंगा, नदियों में नदीसु, नदियों में नदीसु। अच्छा, पवित्र, सबसे पवित्र है मतलब अनेक में से एक की श्रेष्ठता दिखाई जा रही है, तो यहां पर फिर तमप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। तो पवित्र के साथ जैसे तमप लगाएंगे तो खुद ही जो है वो सबसे पवित्र का अर्थ निकलेगा। तो हो जाएगा यहां पर पवित्र तमा। अब यहां पर पवित्र तमह नहीं हुआ, ध्यान देने की बात यह है। यहां पर देखिए पवित्रतम पुल्लिंग में होता है, पवित्रतमा स्त्रीलिंग में होता है। तो चूंकि गंगा शब्द स्त्रीलिंग है जिसका रूप लता की तरह चलेगा आकारांत शब्द होने के कारण, तो इसलिए इसका जो विशेषण हुआ वो भी पवित्रतमा हुआ, न कि पवित्रतमः हुआ। यदि यहाँ पर कोई पुल्लिंग शब्द रहता, गंगा नहीं रह करके कोई भी अगर पुल्लिंग शब्द आप मान लें तो उसके लिए यहाँ पर फिर पवित्रतमः हो जाता। ठीक है, और है का अस्थि, है के लिए अस्थि का प्रयोग करेंगे। तो गंगा नदीषु पवित्रतमा अस्ति, गंगा जो है नदियों में सबसे पवित्र है। तो यहाँ पर जो अलग से सबसे का आपको देने का संस्कृत जरूरत नहीं है, खुद ही जो तम प्रत्यय सभी नदियों के लिए एक की श्रेष्ठता बताने के लिए उस अर्थ को बताते रहता है, वो पूर्ण कर देता है। इस सबसे पवित्र का अर्थ जो है इसी में समाहित है। ठीक है, अब देखिए तीसरा, कहता है गीता छात्राओं में अधिक चतुर है। यहां भी आप देखिए तो किसी दो की चर्चा नहीं की जा रही है, यहां भी जितनी सारी छात्राएं हैं उन सभी छात्राओं में गीता जो है वो अधिक चालाक है, अधिक चतुर है। ठीक है, अधिक इंटेलिजेंट है। तो इसको जब बनाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा? गीता छात्राओं में छात्रासु, छात्रा का रूप चलेगा लता की तरह, और में का चिन्ह लगा है तो सप्तमी के बहुवचन लेके चल जाएंगे, क्योंकि छात्रा एक नहीं है अनेक है, और में का चिन्ह लगा है तो अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति, तो हो जाएगा छात्रासु। ठीक है, गीता छात्रासु, गीता जो है छात्राओं में अधिक चतुर है, चतुरतमा अस्ति, चतुरतमा अस्ति। ठीक है, जितनी सारी छात्राएं हैं इन सभी छात्राओं में गीता चतुरतमा, क्योंकि चतुरतमा जो विशेषण हुआ ये विशेषण किसका है? गीता का है। इस गीता को चाहे तो आप यहां भी रख सकते हैं, छात्राओं में गीता सबसे अधिक चतुर है, तो चतुरतमा। यहां पर यदि अगर कोई और एक छात्रा की बात होती, सिर्फ दो छात्राओं की बात होती, तो यहां पर तमप प्रत्यय नहीं होता, तरप हो जाता। तो इसलिए यहां पर चतुर के साथ तमप लग गया, और चूंकि स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है, गीता शब्द स्त्रीलिंग है तो गीता का विशेषण बन करके आ रहा है, इसलिए यहां पर तमा हो गया, तमह अथवा तमम नहीं हुआ। इसी तरह से राधा मीरा से अधिक निपुण है। अब यहां से देखिए आपका उदाहरण बदल रहा है।
अभी तक जो हम लोगों ने 3 उदाहरण देखा, ये तीनों का तीनों जो है आपका तम प्रत्यय का उदाहरण था। अब जो हम लोग बना रहे हैं ये है तरप प्रत्यय का। अब यहाँ पर 2 के बीच तुलना की जा रही है। राधा जो है वो मीरा से अधिक निपुण है। अधिक निपुण कौन है? राधा। तो राधा का राधा हो गया, राधा मीरा से, तो मीरा का रूप चलेगा किससे? वैसे भी जब तुलना की जाती है तो तुलना के योग में पंचमी होती है, तुल्यार्थी पंचमी। ठीक है, तुलना के योग में पंचमी विभक्ति का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो मीरा के आगे से लगा है, तो यहाँ पर तुलना के लिए मीरा याह, मीरा में पंचमी विभक्ति लगा देंगे एक वचन, तो हो जाएगा मीरा याह। मीरा का रूप लता की तरह, जैसे लता याह वैसे मीरा याह। तो राधा मीरा याह, राधा जो है मीरा से अधिक निपुण है, तो निपुण तरा, ठीक है, यहां जो है निपुण तरा हो जाएगा, निपुण तरा अस्ति। ठीक है, निपुण तरा अस्ति। राधा मीरा से अधिक निपुण है। तो यहां पर देखिए राधा और मीरा इन दोनों में तुलना की जा रही है, इन दोनों कर्ताओं के बीच में तुलना है, इन दोनों नामों के बीच में तुलना है। तो ये दोनों जो राधा और मीरा है, इन दोनों राधा और मीरा में राधा जो है वो मीरा की अपेक्षा अधिक निपुण है, अधिक कुशल है। ठीक है, तो इसलिए जो इसका विशेषण आया वो विशेषण निपुण कौन है? राधा है। इसलिए राधा के अनुसार इसमें चूंकि स्त्रीलिंग शब्द है, राधा शब्द स्त्रीलिंग है जिसका रूप लता की तरह चला, तो इसलिए इसमें भी निपुण तरा लगा दिए, निपुण तरह अथवा निपुण तरम नहीं लगाए। ठीक है, तो इसलिए हो गया निपुण तरह। निपुण के साथ फिर तरफ प्रत्यय लगा दिए, चूंकि 2 के बीच में तुलना की जा रही है और 2 में से किसी एक को श्रेष्ठ बताया जा रहा है। यहाँ मीरा से राधा को अधिक श्रेष्ठ बताया जा रहा है, अधिक निपुण बताया जा रहा है, इसलिए निपुण में तरफ प्रत्यय लगा। अब चलिए नेक्स्ट 5वां, यह बालिका लता से सुंदर है। यह बालिका है, उसका कोई नाम नहीं दिया गया, तो यह बालिका, तो बालिका का बालिका, चूंकि बालिका शब्द स्त्रीलिंग है इसलिए यह का जो संस्कृत है वो इदम का स्त्रीलिंग वाला रूप देंगे। ध्यान रखेंगे, इदम शब्द सर्वनाम है जो कि तीनों लिंगों में इसका रूप चलता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। पुल्लिंग में अयम, स्त्रीलिंग में इयम, इयम, और नपुंसक लिंग में इदम। अयम इमौ इमे और इयम इमे इमाह और इदम इमे इमानी, नपुंसक लिंग रूप चलता है। तो यहाँ पर जो है क्योंकि बालिका शब्द स्त्रीलिंग है और इसका ये विशेषण सर्वनामिक विशेषण बनकर क्या है यह, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा इयम, है ना। इयम बालिका, बालिका का बालिका ही हो जाएगा, अगर लड़की दिया हुआ रहेगा तो भी बालिका हो जाएगा। इयम बालिका। फिर यहाँ पर देखिए तुलना किससे किया जा रहा है? लता से किया जा रहा है। तो यहाँ पर लता याह, यहाँ भी पंचमी लगा देंगे लता में, चूंकि से का चिन्ह लगा हुआ है और तुलना भी की जा रही है इसलिए इसमें पंचमी, तो लता याह। अब देखिए जो प्रत्यय लगाएंगे वो किसके साथ लगाएंगे? सुंदर के साथ लगाएंगे। सुंदर कौन है? यह बालिका है। किससे सुंदर है? तो लता से सुंदर है, तो इसलिए श्रेष्ठता इसकी हो रही है। और ये जो जिसकी श्रेष्ठता हो रही है वो सुंदर इसी का विशेषण है, बालिका का विशेषण है सुंदर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? सुंदर में हम तरप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, तो हो जाएगा सुंदर तरा। क्या हो जाएगा? सुंदर तरा अस्ति, सुंदर तरा अस्ति, सुंदर तर है। यम बालिका, यह बालिका जो है लता से सुंदर है। अब यहाँ पर 2 के बीच तुलना की जा रही है, तो सुंदर तरा का अस्ति, तो बालिका अस्ति, ये बालिका का विशेषण हो गया सुंदर तरा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ देखिए एक पुल्लिंग का लिया गया है। रामायण महाभारत से प्राचीन ग्रंथ है। रामायण और महाभारत में, रामायण जो है महाभारत से पहले लिखा गया ग्रंथ है, इसी बात को यहाँ कहा गया है। ताकि रामायणम महाभारत से, यहाँ पर महाभारत का रूप चूंकि काव्य है, महाभारतम होता है, तो फल की तरह चला दीजिएगा नपुंसक लिंग में, तो पंचमी में से होता है फलात, उसी प्रकार से महाभारतात, महाभारतात प्राचीन। तो अब ये देखिए यहाँ पर प्राचीन क्या है? ग्रंथ का विशेषण है। ठीक है ना, मतलब
रामायण जो है महाभारत से प्राचीन है। कहने का मतलब ये है, ग्रंथ तो अलग से शब्द दे दिया गया है, तो रामायण जो है महाभारत से क्या है, प्राचीन है। तो प्राचीन, यदि आप अब इसके साथ आपको क्या करना होगा, तरप प्रत्यय का प्रयोग करना होगा प्राचीन के साथ। प्राचीन जो आपका विशेषण आया है, प्राचीन कौन है, रामायण है। किससे प्राचीन है, तो महाभारत से प्राचीन है। महाभारत से ज़्यादा एंशिएंट जो है वो रामायण है। तो यहाँ पर हो जाएगा प्राचीन तरह, प्राचीन तरह। अब ये ग्रंथ का विशेषण हो गया, प्राचीन तरह ग्रंथ अस्ति, प्राचीन तरह ग्रंथ अस्ति। प्राचीनतर ग्रंथ है, क्योंकि ये दोनों के दोनों ग्रंथ हैं, इसलिए कहा कि रामायण ग्रंथ महाभारत ग्रंथ से प्राचीन है, तो इसलिए प्राचीन तरह हो गया ग्रंथ, प्राचीन तरह ग्रंथ। तो चूंकि प्राचीन के साथ हमने तरप प्रत्यय का प्रयोग किया रामायण के लिए, ठीक है। ग्रंथ शब्द को यदि थोड़ा देर के लिए मान लें तो रामायण ग्रंथ महाभारत ग्रंथ से प्राचीन ग्रंथ है, इस तरह से इसको आप बैठा सकते हैं, तो और ज़्यादा आपको स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर प्राचीन तरह हो गया, तरम नहीं हुआ। जबकि यहाँ पर देखिएगा रामायणम लिखा हुआ है, तो रामायणम लिखा हुआ है तो आपके मन में होना चाहिए कि भाई रामायणम में म हलंत लगा है, तो यहाँ प्राचीन तरह में भी म हलंत होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर प्राचीन तरह में विसर्ग हुआ है। क्यों विसर्ग हुआ है, चूँकि इसके आगे ग्रंथ शब्द जो है, प्रॉपर वर्ड जो है ग्रंथ, वो पुल्लिंग है, वो नपुंसक लिंग नहीं है। जबकि महाभारत अथवा रामायण जो है ये प्रॉपर सिंगल जो वर्ड है वो खुद में वो नपुंसक लिंग है, चूँकि वो काव्य है। कोई भी काव्य का नाम नपुंसक लिंग होता है, नाटकम, काव्यम, महाकाव्यम होता है। लेकिन जैसे इसके साथ ग्रंथ शब्द जुड़ गया तो ग्रंथ शब्द स्वयं में पुल्लिंग है, और ये ग्रंथ जो है रामायण से जुड़ा हुआ है, इसी से लिंक है। तो इसलिए इस ग्रंथ के अनुसार जो है प्राचीन तरह हो गया, प्राचीन तमम नहीं हुआ, या प्राचीन तरम नहीं हुआ, प्राचीन तरह हो गया। क्लियर हो जाना चाहिए, हमें लगता है कि। तो यही जो है तरप और तमप प्रत्यय का प्रयोग हमने इस क्लास में देखा, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम लोग अपने सामान्य जीवन में भी इसका प्रयोग करते हैं, किस तरह से एक दूसरे से तुलना करने के लिए, या फिर अनेक में से किसी एक को जब हमें तुलनात्मक रूप से बताना है, श्रेष्ठ साबित करना है, तो उसके लिए। चलिए अब मैं आगे आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए, और इसी तरह से हमारे चैनल को आप देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को आप क्लिक करना कृपया न भूलें। उसी से आपको ये नोटिफिकेशन मिलता है कि कौन कौन सा मैंने वीडियो अपलोड किया है, वो सूचना आप तक पहुंचते रहती है। अपने मित्रों में शेयर करें और इसका लाभ दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।